Hello dear students, good evening to all of you. It's class of TGT or you can say the background class, and today we'll begin a new topic, figures of speeches or the figures of speeches. But first of all, we will try to understand what is the basic difference between the rhetoric and prosody and figures of speeches. In the first discussion, we will examine the difference between these three terms, means rhetoric, prosody and figures of speeches. But before beginning the discussion, note down the right response of the questions which were given to you earlier. पहले आपको प्रश्न दिया गया था, जो प्रश्न दिए गए थे, which are regarded the twin poems of John Milton. क्वेश्चन नंबर 1 था, which are regarded the twin poems of जॉन मिल्टन. आपसे पूछा गया था कि ट्विन पोएम्स कौन सी हैं, तो वह कौन सी हैं? वह LALLE एंड PENSEROS. ये कौन है? द ट्विन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन है. नेक्स्ट है विच आर कॉल्ड द पोएम्स ऑफ द डे एंड नाइट. क्वेश्चन नंबर 2 था, विच आर कॉल्ड द पोएम्स ऑफ द डे. ध्यान रखिएगा, विच आर कॉल्ड द पोएम्स ऑफ द डे एंड नाइट. यह कौन सा होगा? यह भी वही होगा, LALLE एंड एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जा रहा है, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो आर कंपोज्ड ऑन. एल एलेग्रो and were are composed on यह किस पे लिखी गई है? तो टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ the on the two aspects of the human nature लिखी गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, एल एलेग्रो मीन्स. एल एलेग्रो मीन्स आपसे पूछा गया था, तो एल बराबर लैड या बॉय या यूथ एंड एलेग्रो ALLEGRO है. एलेग्रो मीन्स जॉयस. यह क्या हो गया? एल मीन्स लैड, यूथ हो गया. एलेग्रो मीन्स क्या हो गया? जॉयस हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, एल पेंसरोसो मीन्स ILL मीन्स. तो अब देखें, एल बराबर ग्रोन अप या मैन एंड पेंसरोसो एंड PENSERO मीन्स थॉटफुल और सीरियस और पेंसिव. चले देख लें कि अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे इनको डिक्टेट किया गया. जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले आप उसको देख लें. मैंने जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे वो है, विच आर रिगार्डेड द ट्विन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन.
मिल्टन की जुड़वा कविताएं किसे कहा जाता है? विच आर रिगार्डेड द ट्विन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो वह कौन है? एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो। LALLEGRO एंड ILPENSEROSO, एल पेंसरासो हो गए। नेक्स्ट, विच आर कॉल्ड द पोएम्स ऑफ द डे एंड नाइट। किन है द पोएम्स ऑफ द डे एंड नाइट रिगार्ड किया जाता है? तो एल एलेग्रो एंड एल पेंसरासो। द पोएम ऑफ द मॉर्निंग एंड इवनिंग कहा जाता है। द पोएम्स ऑफ द डे एंड नाइट कहा जाता है। द पोएम्स ऑफ द टू फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट है एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो आर कंपोज्ड ऑन, किस पे लिखी गई हैं? तो द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर पे लिखी गई है। द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट, एल एलेग्रो मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? एल बराबर हो गया लैड या बॉय हो गया, यूथ हो गया, एंड एलेग्रो मीन्स क्या हो जाएगा? जॉयस हो जाएगा। फिर से देख ले, एल बराबर क्या होगा? लैड होगा। लैड को एल लैटिन भाषा का शब्द है, लैड या बॉय कह सकते हैं, यूथ कह सकते हैं, एंड एलेग्रो मीन्स क्या होगा? जॉयस होगा। तो एल एलेग्रो मीन्स क्या हो जाएगा? अ जॉयस यूथ होगा, अ हैप्पी यूथ हो जाएगा। एल पेंसरासो, IL इल मीन्स ग्रोन अप या मैन हो गया। नेक्स्ट, पेंसरोसो मीन्स होता है थॉटफुल या सीरियस होता है, तो अ थॉटफुल और सीरियस मैन हो जाएगा। चले देख ले, यह तो जो आपको प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों को आपको कहाँ से जोड़ के देखना है? जो लास्ट में मीटर आप पढ़ रहे थे, तो जो अंतिम प्रश्न गया होगा उसके यह क्या है? उत्तर। जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह जुड़े हुए हैं आपके जॉन मिल्टन से। लेकिन जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वह क्या है? बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोई भी एग्जाम आप देंगे वह TGT हो सकता है, PGT हो सकता है, ELT, GIC, नवोदय, KVS, DSSB और कोई भी एग्ज़ाम हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इंग्लिश से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ का मतलब अभी एक टॉपिक को यहाँ देखा गया, वह क्या था? मीटर था। यहाँ पे एक टॉपिक को देखा गया था, वह क्या था? मीटर था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ डिस्कशन होगा वह क्या होगा? फिगर्स ऑफ स्पीचेज होगा। यहाँ पे जिसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन होगा वह क्या होगा? फिगर्स ऑफ स्पीचेज होगा। तो यहाँ पे जो आज हेडिंग पड़ेगी वह क्या हो गया? द FIGUR फिगर्स ऑफ स्पीचेज। यहाँ पे जो न्यू टॉपिक की स्टडी की जाएगी वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा द फिगर्स ऑफ स्पीचेज हो जाएगा। लेकिन द फिगर्स ऑफ स्पीचेज में पहले हम देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ हम तीनों को देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, हम इन तीनों में अंतर देखेंगे, शॉर्ट में ही देखेंगे। नंबर 1 क्या है? रेटोरिक है। अब उसमें नंबर 1 हो जाएगा RHETORIC, रेटोरिक। दूसरा प्रोसोडी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? फिगर्स ऑफ स्पीचेज हो जाएगा। तो पहले हम देख ले रेटोरिक मीन्स क्या होता है। रेटोरिक इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। रेटोरिक इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ speaking or writing effectively. Actually the art of speaking or writing, EFFE VELY हो गया, LY, राइटिंग इफेक्टिवली हो गया। अब देखें, अरिस्टोटल हैज डिवाइडेड, Aristotle has given 3 elements. Aristotle has given 3. उन्होंने क्या दिया है? मेन रेटोरिकल स्टाइल, 3 मेन पहले हम इसको देख लेते हैं। यह क्या है? अरिस्टोटल हैज गिवन 3 मेन रेटोरिकल स्टाइल्स। एक होता है इथास। नंबर 1 में उन्होंने क्या दिया है?
ETHOS ग्रीक भाषा का तो है इथॉस। इट मीन्स एन अपील। इट मीन्स एन अपील। An appeal based on the character, based on the character or speaker or narrator। यह हो गया, इसे क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। अब नंबर 2 पे देखें, उन्होंने क्या दिया है? लोगोस दिया, लोगोस दिया। अब देखें, इट मीन्स, लोगोस का हुआ, इट मीन्स एन अपील। इट मीन्स एन अपील बेस्ड ऑन लॉजिक। किस पे बेस्ड है यह बेस्ड ऑन, यह किस पे था? कैरेक्टर था या स्पीकर था या नरेटर था? यह क्या है? लॉजिक और रीजन है। लॉजिक और रीजन है। अब यहाँ सी पे देखते हैं, इथॉस, लोगोस, नेक्स्ट क्या है? पैथोस, PATHOS। यह किसने दिया है? अरिस्टोटल महोदय ने दिया है। तो चले द फिगर्स ऑफ स्पीचेज। द फिगर्स ऑफ स्पीचेज में पढ़ रहे हैं, पहले डिफरेंस देख ले। तो इट मीन्स एन अपील, मीन्स एन, इट मीन्स एन अपील बेस्ड ऑन, एन अपील बेस्ड ऑन इमोशंस। किस पे आधारित है? कल्पना पे। इमोशंस और फीलिंग्स और इमेजिनेशंस, IMAGI। इमेजिनेशंस हो गया। अब चले देख ले, यहाँ पे हम देखें जो हेडिंग पड़ी है, जिसकी स्टडी की जाएगी, जो टॉपिक आज स्टडी होगा वह क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीचेज। टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया है, जिसकी स्टडी की जाएगी वह क्या? फिगर्स ऑफ स्पीचेज है। लेकिन हम तीनों में अंतर देखें। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है? इमोशंस हो गया, फीलिंग्स हो गया, इमेजिनेशंस हो गया। यहाँ पे क्या हम देख रहे थे? रेटोरिक देख रहे थे। अब हम यहाँ पे आ जाए, एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीचेज आर एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीचेज और पार्ट ऑफ, यह किसकी पार्ट हो जाएंगी? रेटोरिक, और HETOR, रेटोरिक, थ्रू विच we decorate, DECORAT, or beautify, BEAUTY, BAUTIFY होगा, beautify our emotions or expressions with the support of the words, with the support of the words, with the support of the words। चले देख लो, यहाँ पे जो लिखा गया है, जो हेडिंग है वह क्या है? जो आज की हेडिंग है वह है द फिगर्स ऑफ स्पीच। जिसकी स्टडी आज की जाएगी वह क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसकी स्टडी की जाएगी। जो टॉपिक है वह क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है। लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच के पहले हम तीनों में अंतर देख लें। अंतर देखना इसलिए ज़रूरी है कि अब तो मान लीजिए कि TGT इंटरव्यू नहीं, लेकिन पहले इंटरव्यू होता था तो पूछ लिया जाता था कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम रेटोरिक एंड प्रोसोडी, और हाउ फिगर्स ऑफ स्पीचेज आर डिफरेंट फ्रॉम रेटोरिक एंड प्रोसोडी, और फिगर्स ऑफ स्पीचेज अ पार्ट ऑफ रेटोरिक और प्रोसोडी। जो फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं वह किसके पार्ट?
वह रेटारिक के हैं कि वह प्रोसोडिक के हैं कि वह सेपरेट हैं। तो पहले यह जान लें कि जो फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं वह किसके पार्ट हैं, वह रेटारिक के हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यह रेटारिक जो है रोटरिक, यह ग्रीक भाषा के शब्द से डिराइव है, जिसका मतलब होता है अ स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली टू परसू सम पीपल। कहीं न कहीं से देखें, हमारा जो इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन होता है, इफेक्टिव इम्प्रेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेटोरिक कहा जाता है। अब देखें, जो रेटोरिक होता है वह 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे अरिस्टोटल महोदय ने, अरिस्टोटल हैज गिवन 3 मेन रेटोरिकल स्टाइल्स। अरिस्टोटल महोदय ने 3 रेटोरिकल स्टाइल्स को दिया है। इट मीन्स, एक क्या होता है, इथोस होता है। इथोस मीन्स क्या होता है, थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू द नरेटर, थ्रू द स्पीकर, थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन विद द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर वह अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, इथोस कहता है। दूसरा, थ्रू द लॉजिक, लोगोस मीन्स, इट मीन्स एन अपील बेस्ड ऑन लॉजिक। वह अपील जो बेस्ड ऑन लॉजिक होती है उसे क्या कहा गया, लोगोस कहा अरिस्टोटल महोदय ने अपनी पोएटिक्स में, एन अपील बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन। जो आपका फिगर ऑफ स्पीचेज है, जो आपका फिगर ऑफ स्पीचेज है वह रेटारिक में किसका पार्ट है, यहाँ लिखा है पैथोस, वह पैथोस का पार्ट है। इसका मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एन अपील बेस्ड ऑन इमोशंस और फीलिंग्स और इमेजिनेशन। जब हम भावनात्मक रूप से किसी चीज़ की अपील करते हैं, काल्पनिक रूप से अपील करते हैं, शब्दों के माध्यम से अपनी भावना को ब्यूटीफाई करके हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रेटोरिक में उसे पैथोस कहा जाता है। अब समझ में आ गया कि जो आपका रेटोरिक का पैथोस है वही एक्चुअली क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। वैसे तो भी पढ़ाया जाएगा कि जो फिगर है वह फिगोरे ग्रीक भाषा का शब्द है, ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जो फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ रेटोरिक अंडर द टाइटल पैथोस वी स्टडी। हम स्टडी करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एन अपील बेस्ड ऑन इमोशंस और फीलिंग्स और इमेजिनेशन होता है। अब देखें, सो एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीचेज आर अ पार्ट ऑफ रेटोरिक। अब देखें, जो फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं वह एक्चुअली क्या है, अ पार्ट ऑफ रेटोरिक। Figures of speeches are actually a part of rhetoric through which we decorate or beautify our emotions, ओवल लिखा गया है OUR, our emotions or expressions with the support of the words। शब्दों के माध्यम से इसको मिटा दिया जाता है। जब हम अपनी भावनाओं को ब्यूटीफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं, जैसे तो कक्षा 6, 7, 8 से आप पढ़ रहे हैं, अन्य भाषाओं में भी देखें, अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो यहाँ रेटोरिक भी मिटा दिया जाता है। तो वहाँ तो शुरू से पढ़ाया जाता है अलंकरोत इत्सह अलंकार। और जो संस्कृत के टीचर होते हैं, जिस ढंग से एक माने चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने को विद सपोर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्सटर्नल थिंग्स या ब्यूटिफिकेटरी थिंग्स के माध्यम से डेकोरेट करता है, उसी तरह से जब भावनाओं को हम शब्दों के माध्यम से डेकोरेट करते हैं तो अलंकार कहते हैं। अलंकरोतित से अलंकार, जो अलंकरण का कार्य करे, जो ब्यूटीफाई करने का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ढेर सारी फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं। तो अभी यहाँ आपने 2 चीज़ों को देखा, एक किसको आपने देखा, अब देखें, अब यहाँ पे प्रोसोडी लिखा जा रहा, PROSODY। अब यहाँ पे प्रोसोडी, तो प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ मीटर। प्रोसोडी या इट इज द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम। इसके तहत हम क्या पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं और रिदम पढ़ते हैं। मीटर, रिदम एंड स्टैंजा फॉर्म इन पोएट्री अर्लियर prosody in Greece and Italy, या Rome, Greece and Italy, या Rome was regarded a part of grammar
क्या रिगार्ड किया जाता था, अ पार्ट ऑफ ग्रामर रिगार्ड किया जाता था। तो चले देख लें, यहाँ अभी आपने 3 चीज़ों को देखा। अभी क्या लिखा गया है, प्रोसोडी लिखा गया। इट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर। प्रोसोडी के तहत हम क्या स्टडी करते हैं, मीटर की स्टडी करते हैं, रिदम की स्टडी करते हैं, और कह सकते हैं कि स्टैंजा फॉर्म की भी स्टडी करते हैं इन पोएट्री। अगर कविता की बात है तो वहाँ पे किसकी स्टडी होती है, वहाँ पे स्टैंजा फॉर्म की भी स्टडी की जाती है। इट इज द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड स्टैंजा फॉर्म इन पोएट्री। अर्लियर प्रोसोडी इन ग्रीस एंड इटली या रोम वाज रिगार्डेड अ पार्ट ऑफ ग्रामर। पहले प्रोसोडी को देखें, क्या कहा जाता था, अ पार्ट ऑफ ग्रामर कहा जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेटोरिक एंड प्रोसोडी। रेटोरिक एंड प्रोसोडी, तो जो प्रोसोडी होता है वह रचना आधारित होता है, स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, संरचना आधारित होता है, और जो रेटोरिक्स होता है वह भाव पक्ष को व्यक्त करता है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखें, जो आपकी हेड पुनः वहीं लौटा जा रहा है, वह क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो अब यहाँ से देखें, जो स्टडी बेस्ड होगी वह किस पे होगी, फिगर्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होगी। अब फिगर्स ऑफ स्पीच को देखें, फिगर्स ऑफ स्पीच, द वर्ड FIGURE, यह क्या है, द वर्ड FIGURE इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिगर, इज derived from Greek word figure, word FIGO figure, वह क्या है, ग्रीक वर्ड फिगर, विच मीन्स डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन, विच मीन्स डेकोरेशन, DECORR, ब्यूटिफिकेशन, BEAUTI, वह क्या है, डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन होता, डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन। सो फिगर्स ऑफ स्पीचेज, सो ऑफ स्पीचेज और या फिगर्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज LIT इज अ लिटरेरी, इसे क्या कहेंगे, लिटरेरी डिवाइस कहेंगे। विच इज यूज टू डेकोरेट, डिवाइस which is used to DEC, क्या किया जाता है, डेकोरेट, टू ब्यूटीफाई या टू BEAU, उसे डेकोरेट करता है या ब्यूटीफाई करता है, या टू मल्टीप्लाई द सेंस, ORR, to multiply the sense of the poetic lines, to multiply the sense of the poetic lines। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया मैन प्रपोजेज, मैन PROPO, गॉड DISPO, man proposes, God disposes, next to err is human, to forgive, divine, err is human, to forgive, divine. If winter comes, if winter comes, can be spring far behind, be spring far behind, behind the child,
is father of the more hands are needed, more hands are needed to accomplish this deed. दिस चले यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देख लें क्या लिखा गया है। द वर्ड फिगर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिगोर और फिगोरे। यह जो शब्द फिगर है FIGURE, यह जो शब्द है फिगर, यह ग्रीक भाषा के शब्द क्या है। द वर्ड फिगर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिगोरे विच मीन्स डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन, जिससे तात्पर्य क्या होता है, जिससे तात्पर्य डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन होता है। सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए लिटरेरी डिवाइस, यह एक साहित्यिक तकनीक होती है विच इज यूज टू डेकोरेट और टू ब्यूटिफाई और टू मल्टीप्लाई द सेंस ऑफ द पोइटिक लाइन्स। यह पोइटिक लाइन को ब्यूटिफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्यूटीफाई या मल्टीप्लाई करती है। अब एग्जाम्पल देखें, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ पे एक जो कर रहा है दूसरा उसका अपोज कर रहा है। वैसे तो जब आप अलंकार में पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। लेकिन ऑक्सीमोरन तब होता है व्हेन टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स आर बीइंग अप्लाइड ऑन अ पर्सन, व्हेन टू जस्ट अपोजिट आर कंट्राडिक्टरी वर्चूज आर बीइंग अप्लाइड ऑन अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे देखें कि मोशन इज दाई रेस्ट हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, मोशन इज दाई रेस्ट हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर बीइंग अप्लाइड ऑन अ टू पर्सन। ध्यान दीजिएगा, दो विपरीत भाव देने वाले शब्दों को दो लोगों पे लागू किया गया। तो व्हेन द नरेटर इज वन but he gives two contradicting things which are being applied on two separate person, that is called antithesis। तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीथेसिस कहा जाता है, वैपरीत्य अलंकार कहा जाता है। ये सुपर फॉर्म ऑफ क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। देखिए, टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स, मैन प्रपोजेट, मानव हमेशा व्यवस्था बनाने में ही लगा रहता है और ईश्वर क्या कर देता है, डिस्पोज कर देता है। ठीक वही कंडीशन नीचे है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव टू एन, ERR, एरर मीन्स टू कमिट मिस्टेक, द क्वालिटी ऑफ मैन बट टू फॉरगिव द क्वालिटी ऑफ गॉड और द हेवनली एजेंट। मानव गलती करता है, ईश्वर क्षमा करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप हाइपरबोल या हाइपरबोली पढ़ते हैं तो वहाँ पे टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स बीइंग अप्लाइड ऑन अ पर्सन, नरेटर सिंगल होता है, जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वह सिंगल होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑक्सीमोरन कहा जाता है। यहाँ क्या होगा, एंटीथेसिस होगा, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव टू एन। नेक्स्ट देखिए, विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फ्रॉम बिहाइंड, टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स। इफ विंटर कम्स, जिंदगी में देखें तो यहाँ विंटर बराबर क्या हो गया, पेन हो गया। इफ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फ्रॉम बिहाइंड, जीवन में अगर दुख है, जीवन में अगर दुख है तो वहाँ सुख भी होता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो यह जो लाइन है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, इसमें कई अलंकार, वैसे तो देखें मिटोनिमी है, द चाइल्ड और द मैन में कंपैरिजन है। फादर मीन्स क्या हो गया, सुपीरियर, तो हुई सुपीरियर बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मैन। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, चाइल्ड इज सुपीरियर टू अ ग्रोन अप मैन। अगर एक ग्रोन अप मैन को देखें तो अ ग्रोन अप मैन इज ओनली स्टोर हाउस ऑफ पटिंग। अगर एक देखें ग्रोन अप मैन को तो वह केवल और केवल, पटिंग माने स्टोर हाउस होता है। तो जो ग्रोन अप मैन होता है उसके पास ढेर सारी डिमेरिट्स होती हैं। कितने लोगों को अपने ज्ञान का ईगो होता है, कितने लोगों को अपनी अचीवमेंट का होता है, सोशल स्टेटस का होता है, पोस्ट का होता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है। बट अ चाइल्ड हैज़ नथिंग सच ईगोज इन हिज माइंड एंड हार्ट। लेकिन एक बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो मिटोनिमी होगा इसमें। लेकिन अगर देखें तो पैराडॉक्स भी हो जाता है कि व्हेन टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज केप्ट साइड बाय साइड टू प्रूव द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स भी होता है, अभी तो आगे पढ़ा जाएगा। मोर हैंड्स आर नीडेड टू अकॉम्प्लिश दिस डीड, ज़्यादा हाथों की जरूरत है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। यह आप समझ ही गए होंगे कौन सा अलंकार है, पार्ट टू होल। पार्ट टू होल से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो अलंकार है वह क्या है, सिनेडकी है। तो चलें देख लें, जब किसी भी भाव को हम सजाते हैं, व्हेन द इमोशंस एंड फीलिंग्स आर बीइंग एक्सेसिवली डेकोरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द सर्टेन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच।
हम अलंकार किसे कहते हैं? हम अलंकार किसे कहते हैं? तो जो अलंकरोत स अलंकार, अभी आपको बताया गया, जो अलंकरण का कार्य करता है, जो डेकोरेशन का कार्य करता है, जो ब्यूटीफाई करने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अलंकार कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि मोर हैंड्स आर नीडेड, अब यहाँ पे पार्ट टू होल है, मोर हैंड्स। अब आप बाजार जाओगे, आपको लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए, तो श्रमिक बराबर क्या हो गया? फिजिक हो गया। श्रमिक बराबर फिजिक हो गया। और हैंड माने हाथ क्या है? अ पार्ट, एन आर्टिकल ऑफ द बॉडी, या अ पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया, अ पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनेडकी हो जाएगा। अब चलें देख लें कि ऑल नियरली हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज आर यूज्ड इन पोइट्री एंड प्रोज बोथ। ऐसा नहीं है कि प्रोज में नहीं होता है, प्रोज में भी अलंकारों का प्रयोग होता है। तो नियरली हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज होते हैं, बशर्ते जिनको पढ़ा जाता है या जिनको यूज किया जाता है वो आपको माने मैक्सिमम 35-40 तक पढ़ाए जाते हैं। अब देखें वो 7 कैटेगरी में बटे हुए हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाली है क्लासिफिकेशन, CLASI, फिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज। यहाँ पे जिसकी हिस्ट्री की जा रही है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीचेज है। ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीचेज, ऑल द ऑफ speeches, all the figures of speeches of English language, all the figures of speeches of English language are divided into following, ये 7 लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, into following 7 कैटेगरी। अब एक एक का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, माने लिखा जाएगा। वैसे पढ़ाए तो आपको सामान्यतः 30-35 जाते हैं, लिखने को हो सकता है यहाँ 60-70 अलंकार लिख दिए जाए, उससे मतलब नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 है द फिगर्स ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। नंबर 1 है द फिगर्स of speeches based on सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी को शो करते हैं। एनालॉजी, सिमिलरिटी ANALO, एनालॉजी। और एफिनिटी, यहाँ हिंदी भी लिखा जा रहा है, समानता या समरूपता, समानता या समरूपता को व्यक्त करने वाले, को व्यक्त करने वाले यह अलंकार क्या शो करते हैं? समानता या समरूपता को व्यक्त करते हैं। अब इसमें जो आते हैं, अब अभी पढ़ाया नहीं जा रहा, अभी लिखा है सिमिली, मेटाफर। इसमें कौन कौन आते हैं? सिमिली, मेटाफर, एलिगरी। एलिगरी हो जाता है पैराबल, PARA, पैराबल हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? FABLE, फेबल हो गया। अब यहाँ पे नंबर 2 हो गया, वो फिगर्स ऑफ बेस्ड ऑन एसोसिएशन और क्वालिटेटिव कंपेरिजन। फिगर्स ऑफ स्पीचेज ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, ASSO, एसोसिएशन।
और क्वालिटेटिव QUALI क्वालिटेटिव कंपैरिजन, क्वालिटेटिव कंपैरिजन, गुणबोधक तुलना को व्यक्त करने वाले यह क्या होते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन, यह किस पे आधारित होते हैं? जो लिखे गए हैं, यह क्वालिटेटिव कंपैरिजन होता है। जैसे मेटोनिमी, मेटोनिमी METO, मेटोनिमी हो गया। सिनेडकी SYNECTO, सिनेडकी हो गया। ट्रांसफर एप्थेट या HYPA, हाइपेलेज या ट्रांसफर एप्थेट TRANSFE, फॉर EPI, ट्रांसफर एप्थेट हो गया। एल्यूजन हो गया, ALLUSI, एल्यूजन हो गया। चलें देख लें। तो अभी आपने जो देखा इस चैप्टर के तहत, पहले वह क्या देखा कि द डिफरेंस बिटवीन रेटोरिक, प्रोसोडी एंड फिगर्स ऑफ स्पीचेज, तीनों में अंतर आपने देखा। अब अंतर के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, आप उसके बाद आपने डिफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच देखा कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। दे आर ओनली द डेकोरेटिव एलिमेंट ऑफ आवर लिटरेचर और लैंग्वेज। व्हेन वी स्पीक, वी राइट, वी से समथिंग, we can say it, we can state it by two ways। एक तो सिंपल और प्लेन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा रेटोरिकल और ब्यूटिफिकेटरी मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सेकंड मेथड को फिगर्स ऑफ स्पीचेज कहा जाता है, जिसमें ब्यूटीफाई करते हैं। फिर लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज। जितनी फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं, ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 7 कैटेगरी। जो अलंकार हैं वह 7 कैटेगरी में बटे हुए हैं। नंबर 1 क्या है? द फिगर्स ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, एनालॉजी और एफिनिटी, AFFINITY। द फिगर्स ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, एनालॉजी और एफिनिटी हो गया। समानता या समरूपता को व्यक्त करने वाले अलंकार हो गए, जैसे सिमिली, मेटाफर, एलिगरी, पैराबल, फेबल, इस टाइप के जो होते हैं। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं फिगर्स ऑफ स्पीचेज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, एक दूसरे से संबंधित करते हैं, एसोसिएशन और क्वालिटेटिव कंपैरिजन, जिसे हम गुणबोधक तुलना कहते हैं, जिसको हम गुणबोधक तुलना को व्यक्त करने वाले अलंकार कहते हैं। जैसे मेटोनिमी हो गया, सिनेडकी हो गया, हाइपेलेज या ट्रांसफर एप्थेट हो गया, एल्यूजन हो गया। तो चलें देख लें। अब यहाँ पे जिसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज के तहत अभी आपने क्या देखा? आपने 2 को देखा, 2 को पढ़ा। अब तीसरा देख जो होता है वह अपोजिशन। वैसे तो जितने भी अलंकार हैं वह 2 पक्ष को व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर अलंकार भाव पक्ष को व्यक्त करते हैं, कुछ रचना पक्ष को व्यक्त करते हैं। रचना से हमारा तात्पर्य स्ट्रक्चर से है, संरचना से है, स्ट्रक्चर से है। तो ज़्यादातर, और कोई भी पोइटिक लाइन ऐसी नहीं है कि जिसमें कम से कम 2 अलंकार ना हो। कम से कम 2 अलंकार तो हर जगह पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक काव्य पंक्ति में, अभी आगे तो बहुत डिटेल डिस्कशन होगा, कैटेगरी बनाई जाएगी, तो कई बार ऐसा होता है कि एक काव्य पंक्ति में देखें तो एक काव्य पंक्ति में 3 अलंकार हो जाते हैं, 4 अलंकार हो जाते हैं। अब वहाँ पे जो फर्स्ट है वह कौन होगा? हमारा राइट रिस्पांस क्या होना चाहिए? अगर मान लो 4 दिए गए हैं, अक्सर आप देखें आपके परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा कोई भी हो, अलंकार का नेचर वही रहता है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, चाहे आप TGT दें, चाहे PGT दें, चाहे आप LT, GIC, नवोदय, KVS, DSSP, किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, या जहाँ पे नेट JRF का दें, इंग्लिश एज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा, वहाँ की बात हो रही है। अब वहाँ पे एक लाइन आ गई कि ओ सिल्वन वाई दाउ वांडरर थ्रू द वुड्स, एक लाइन आई, ओ सिल्वन वाई दाउ वांडरर थ्रू द वुड्स। इस लाइन में कम से कम 3 अलंकार,
3 अलंकार, चले उनको देखा जाएगा। नंबर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे क्या है 0 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन, यह किस पे आधारित होते हैं? ऑन द डिफरेंस और अपोजिट सेंस, ऑन द द डिफरेंस और अपोजिट, यह क्या होते हैं? डिफरेंस और अपोजिट सेंस। इसे क्या वैपरीत या विरोधाभासी अलंकार, इसे क्या कहा जाता है? वैपरीत या विरोधाभासी अलंकार कहा जाता है। चलें देख अपोजिट सेंस, तो एज OXY। नंबर 1 में तो कौन आएगा? ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस ANTI होगा, एंटीथेसिस, जिसके बारे में अभी बताया जा रहा था। एंटीथेसिस, एपिग्राम EPI, जिसे कहा जाता है एपिग्राम। उसके बाद पैराडॉक्स PARA, वह क्या हो गया? पैराडॉक्स हो गया। क्लाइमैक्स CLI, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट एंटी क्लाइमैक्स ANTI, एंटी क्लाइमैक्स या BATHOS, एंटी क्लाइमैक्स को बाथोस भी कहता है। नेक्स्ट द कंडेंस्ड सेंटेंस, द CONDENSED, कंडेंस्ड सेंटेंस SEN, यह हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे 4 नंबर का लिखा जा रहा है, वह क्या? फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और परसेप्शन। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और परसेप्शन PERCE, परसेप्शन कल्पना या अनुभूति, कल्पना या अनुभूति को, कल्पना या अनुभूति को व्यक्त करने वाले अलंकार। यह क्या है? कल्पना या अनुभूति को व्यक्त करने वाले अलंकार। पर्सनिफिकेशन, इसमें देखें क्या हो जाएगा? PERSO, वह क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन। पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक C है, पैथेटिक फैलेसी। अपोस्ट्रोफी APOSTRO, वह क्या हो गया? अपोस्ट्रोफी। हाइपरबोल HYPER, हाइपरबोल या हाइपरबोली हो गया। चलें देख लें। तो अभी आपने क्या देखा? फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन द डिफरेंस और अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस अभिप्राय क्या है?
अपोजिट इन सेंस हो गया। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन द डिफरेंस और अपोजिट सेंस। वैपरीत या विरोधाभासी अलंकार कहा जाता है। वैपरीत या विरोधाभासी अलंकार कहा जाता है। जैसे ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस हो गया, एपिग्राम हो गया, पैराडॉक्स हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, एंटी क्लाइमेक्स, बाथोस हो गया, द कंडेंस्ड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और परसेप्शन। अनुभूति को व्यक्त करने वाले अलंकार, जैसे कल्पना या अनुभूति को व्यक्त करने वाले अलंकार हो गए। पर्सनिफिकेशन, पैथेटिक फैल्सी, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल। ये हैं तो ढेर सारे, लेकिन 4-6 ही यहाँ लिखाए जा रहे हैं और जो पढ़ाए जाएंगे वह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 30-32 अलंकार आपको पढ़ाए जाते हैं। तो चलें देख लें, आज से जिस नए चैप्टर की शुरुआत हुई वह क्या है, द फिगर्स ऑफ स्पीचेज। अंडर द टाइटल फिगर्स ऑफ स्पीचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिटॉरिक, प्रोसोडी एंड फिगर्स ऑफ स्पीचेज। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने अंतर देखा। अंतर में समझ में रेटोरिक बराबर क्या होता है, अ स्पेशल वे, एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, एन इफेक्टिव आर्ट ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। आपने देखा अरिस्टोटल महोदय ने रेटोरिक के 3 स्टाइल बताए हैं। एक थ्रू द फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, थ्रू द लॉजिक होता है और थ्रू द इमोशंस होता है। ठीक, अब जो इमोशंस होता है, इथोस, पैथोस, लोगोस, तो जो इमोशंस होता है पैथास, उसके तहत हम स्टडी किसकी करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीचेस की करते हैं। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच को आपने देखा, फिर अब स्टडी हो रही है द क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस की हो रही है। अब चलें आज का प्रश्न देख लें। नेक्स्ट वीडियो में भी अब आगे तो 4 से 10 वीडियो अलंकार चलेगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो वर पब्लिश्ड इन मिल्टन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एल एलेग्रो GRO होगा एंड एल पेंसरोसो वर published in Milton's collection of poems। इन विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स होना चाहिए, चलिए लिख दिया गया किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में यह प्रकाशित हुए थे। दूसरा, मिल्टन हैज इनवाइटेड ओ गॉडेस हु इज दिस। इन एल एलेग्रो मिल्टन हैज इन एल एलेग्रो मिल्टन हैज इनवाइटेड ओ गॉडेस हु इज या हु इज सी, वह कौन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Milton has given the reference of a bird in El Allegro. Which is this? Milton has given the reference of Milton has given the reference of a bird in El Which is this bird, which is this, इस चिड़िया का नाम क्या हो। नेक्स्ट है, पेंसिव नन ड्यूट एंड प्योर इज अ लाइन फ्रॉम। पेंसिव नन DEVO ड्यूट एंड पेंसिव नन ड्यूट एंड प्योर इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ प्लेटो टू अनफोल्ड। द स्पिरिट ऑफ प्लेटो टू अनफोल्ड इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो चलें देख लें, आज के जो प्रश्न हैं एक बार इनको फिर से पढ़ दिया जा रहा है। जिस नए टॉपिक की आज शुरुआत हुई वह क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जो प्रश्न है
वह कहाँ से लिए गए हैं, वह मिल्टन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अभी काफ़ी कुछ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एल एलेग्रो एंड इल पेंसरास वर पब्लिश्ड इन मिल्टन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स। मिल्टन के किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में यह दोनों कविताएं पहली बार प्रकाशित होती हैं। दूसरा, इन एल एलेग्रो मिल्टन हैज इनवाइटेड अ गॉडेस अ डेटी हु इज सी, या व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, वह कौन देवी है, काहे की देवी है, एल एलेग्रो में इनवाइट किया है। नेक्स्ट है मिल्टन हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ अ वर्ड इन एल एलेग्रो विच इज दिस, वह कौन सी चिड़िया है। नेक्स्ट, पेंसिव नन ड्यूट एंड फ्योर इज लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से ली गई आपको बताना है। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ प्लेटो टू अनफोल्ड इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ की है आपको बताना है। तो चलें देख लें। जो नया टॉपिक आज शुरू हुआ फिगर्स ऑफ स्पीचेज। अब नेक्स्ट में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज है उसको देखा जाएगा। उसके बाद द डिटेल स्टडी ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीचेज शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम 30-35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं भी आप एग्ज़ाम में बैठें उन्हें कवर करना चाहिए। और यह ऐसा क्लास होता है कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। सपोज दैट यू आर स्टूडेंट्स ऑफ TGT, PGT, LT, GIC, लेक्चर, NVS, KVS, DSSB, नेट, GRF, ETC, दैट डजेंट मैटर फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लिए कोई माने नहीं रखता, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यह सब के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।